Hello everyone, welcome to eSmart Learning. I hope you are doing the proper revision. Today we will discuss further things in the chapter salary. So without wasting any more time, let's start. Okay. तो सैलरी में हम लोग ने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि सैलरी में पेयर और पेई का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. पेयर कौन रहता है? जो मास्टर है या जो एम्प्लॉयर है. पेई कौन रहता है? जो हमारा एम्प्लॉय होता है जिसको हम पेमेंट करते हैं, या जो सर्वेंट होता है जिसको हम पेमेंट करते हैं. ओके. दो तीन चीजें और मैंने बताई थी जो छोटी छोटी और मोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी इस चैप्टर सैलरी में. ओके. ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको बहुत ही हेल्प करेगा. नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग कि क्या होता है कि कुछ कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनको कि हम उनके जो पोजीशन के बेसिस पे कि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं कि गवर्नमेंट में भी होते हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज होती हैं और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होती हैं. मतलब ये अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट में भी कैटेगरीज होती हैं. तो उसके हिसाब से कई एम्प्लॉयज को अलग अलग टाइप के टैक्सेशन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप से टैक्स किए जाते हैं. तो किस बेसिस पे उनको एम्प्लॉयज को कैटेगराइज किया गया है इनके लिए, वो दो तीन कुछ दिए गए हैं. तो उसको हम लोग एक बार पढ़ लेंगे. ओके. हम इसमें कुछ याद नहीं करा सकते क्योंकि ये आप पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. इसमें कोई रटने याद कराने वाली चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इन चीजों को समझना है. ओके. For the purpose of taxation of different receipts, some employees are categorized as follows. Receipts, leave encashment. लीव इनकैशमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज में क्या होगा? लीव इनकैशमेंट के केस में ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही ट्रीट किया जाएगा. ओके. लेकिन लोकल अथॉरिटीज के जो एम्प्लॉयज होंगे उनको लीव इनकैशमेंट के लिए नॉन गवर्नमेंट की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा. लीव इनकैशमेंट का ट्रीटमेंट क्या है वो अभी हम जस्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे. ओके. तो इसमें वही दिया गया है कि एसजी और सीजी को गवर्नमेंट माना गया लेकिन लोकल अथॉरिटीज एम्प्लॉयज को नॉन गवर्नमेंट माना गया है. तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के तरीके से होगा. थर्ड कैटेगरी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज. इनको कैसे ट्रीट किया जाता है? इनको भी नॉन गवर्नमेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है. अदर्स में बाकी सारी कैटेगरी तो आती है जिनको भी नॉन गवर्नमेंट. तो यहाँ पे आपका मेन क्या है? लीव इनकैशमेंट के केस में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मान के चलते हैं. इसके अलावा बाकी जितने भी हैं चाहे वो लोकल अथॉरिटीज ही क्यों ना हो, उन लोगों को हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के तरीके से ही ट्रीट करके चलेंगे. ओके. फिर उसके बाद हम आते हैं ग्रेजुटी पे. ग्रेजुटी के बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे. ग्रेजुटी में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट किया जाता है. लोकल अथॉरिटीज एम्प्लॉयज को भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट किया जाता है. लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज को नॉन गवर्नमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और अदर्स तो नॉन गवर्नमेंट हो गए. ओके. यहाँ पे क्या है? ग्रेजुटी के केस में दो चीजों को गवर्नमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है. फर्स्ट कैटेगरी है सीजीएसडी एम्प्लॉयज, सेकंड कैटेगरीज है लोकल अथॉरिटीज एम्प्लॉयज. ओके. उसके बाद आते हैं कम्यूटेड पेंशन. कम्यूटेड पेंशन क्या होती है ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे. इसका बस आप एक ग्लिम्स करिए, पूरा डिटेल में डिस्कशन हम इसके बाद ही करेंगे. ओके. तो कम्यूटेड पेंशन के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट किया जाता है? दे आर ट्रीटेड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. लोकल अथॉरिटीज एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट किया जाता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज को कैसे ट्रीट किया जाता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. और अदर्स को नॉन गवर्नमेंट. ओके. तो यहाँ पे क्या है? कम्यूटेड पेंशन के केस में एसजीसीजी हो तो भी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी हो तो भी गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज हो तो भी गवर्नमेंट, और अदर्स के केस में नॉन गवर्नमेंट. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक हायरार्की बन गई कि यहाँ पे एक है, यहाँ दो है और यहाँ पे तीन है. ओके. तो ये आपको बस माइंड में रखना है, थोड़ा ध्यान दे के चलना है तो आप आराम से इस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके.
नाउ मूव टूवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक, लीव सैलरी। लीव सैलरी किसे कहते हैं या लीव इनकैशमेंट किसे कहते हैं? When employee in cash leave by surrendering leave standing to his or her credit, such amount is known as leave salary. Leave salary किसे कहते हैं? कोई भी एम्प्लॉय अगर जो अपना लीव, जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयज को कुछ लीव्स रहती हैं जो कि उनको जो अवेल कर सकते हैं, जो कि उनकी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, कि आप जैसे महीने में आप दो छुट्टी आप ले सकते हो जिसका कि पैसा नहीं कटेगा। ये होता है ना कि आप लीव ले रहे हो तो जिस दिन आप काम नहीं कर रहे हो उस दिन का आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो लीव जिसमें कि आपको उसके लिए पे भी मिलता है, जो कि छुट्टी आप अवेल कर सकते हो, आपका पैसा नहीं कटता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऐसी लीव्स जो आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, जिसको आप अवेल कर सकते हो और जिसके लिए पैसे नहीं कटते हैं, अगर वो लीव आपकी बची हुई है, आपके अकाउंट में क्रेडिट है, आपने उन बची हुई लीव को अभी तक यूज नहीं किया है, तो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से उस बची हुई लीव के बदले में आप उसको इन कैश करा सकते हो, उसके बदले में आप अमाउंट ले सकते हो, और वो जो अमाउंट आप इन कैश कराओगे उस अमाउंट को हम कहेंगे लीव सैलरी। ओके, समझ में आ गया? व्हेन एम्प्लॉय इन कैश लीव, वो अपनी जो बची हुई लीव है, जो उसके अकाउंट में क्रेडिट की हुई है, जो बची हुई है, उसको अगर वो इन कैश कराता है, तो ये जो इन कैश कराने का जो अमाउंट जो उसके हाथ में आता है, जो अमाउंट उसको मिलता है, सच अमाउंट इज नोन एज लीव सैलरी। ओके, तो लीव सैलरी के लिए भी क्या है, अलग अलग ट्रीटमेंट है। पहला तो एक मैंने बताया कि सीजीएसडी एम्प्लॉयज में गवर्नमेंट ट्रीट करेंगे, बाकी सब चीजों में नॉन गवर्नमेंट ट्रीट करके चलेंगे। तो उसी के बेसिस पे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या लीव इनकैशमेंट के केस में कैसा कैसा ट्रीटमेंट रहता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट को दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किए हैं हम, कि एक हमें लीव इनकैशमेंट अगर हम एम्प्लॉयमेंट करते टाइम ही अगर हम उसको इनकैश करा रहे हैं तब की उस सिचुएशन में क्या होगा। दूसरा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लीविंग जॉब, जब हम जॉब छोड़ रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं तो उस टाइम जितना भी लीव हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा उसको अगर हम इनकैश कराएंगे तब क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द लीव इनकैशमेंट टेकन ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप एम्प्लॉयमेंट के टाइम में जैसे हो सकता है साल भर बाद ही आपने यूज नहीं किया साल भर, उसके बाद आप चाहे तो आप उस लीव को अपना इनकैश करा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे वो केस है कि आप मतलब एम्प्लॉयमेंट में हो और उस ड्यूरेशन में ही आप इनकैश करा रहे हो अपनी लीव, तो क्या होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, इट विल बी टैक्सेबल बट रिलीफ कैन बी टेकन अंडर सेक्शन 89। ओके, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, इट विल अगेन बी टैक्सेबल एंड बट द रिलीफ कैन बी टेकन अंडर सेक्शन 89। ओके, तो ड्यूरिंग मतलब यहाँ का क्रक्स क्या निकला, हमारा क्रक्स ये है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट की कंटिन्यूटी के टाइम आप लीव इनकैश कराते हो, तो चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे दोनों में से कोई भी हो, वो हमेशा आपकी वो जो लीव इनकैशमेंट है वो टैक्सेबल होगी। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या थी, रिटायरमेंट के टाइम या जॉब छोड़ते टाइम। तो रिटायरमेंट और जॉब छोड़ते टाइम क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 AA क्लॉज 1। ओके, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में क्या होगा, it will be fully or partly exempt under section 10 subsection 10 AA clause 2। क्या होगा, fully या partly exempt होगा। उस केस में क्या करेंगे, कैसे हम देखेंगे कि fully होगा या partly exempt होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस चार्ट को आपको देखना होगा। सिंपल सा है कि लीव सैलरी इज exempt from tax on the basis of लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या हाईलाइटेड है, लीस्ट।
लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो जो लीस्ट होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये हमारा एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से। अब लीस्ट है तो लीस्ट में आपका फुल भी आ सकता है, लीव में आपका पार्ट भी आ सकता है। ये वही यहाँ का है कि फुल्ली भी हो सकता है, पार्टली भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। ओके, ये कंडीशन अब क्या कहता है? ये कहता है कि नीचे जो ये 4 कैटेगरीज दी गई हैं, ये चारों में आप लीव सैलरी कैलकुलेट करोगे और इन चारों में से भी जो भी आपका लीस्ट होगा, जो सबसे कम होगा, वो आपकी लीव सैलरी अमाउंट जो आप कैलकुलेट किए हो वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी फ्रॉम टैक्स। ओके, तो मैम ये इसमें ये 4 कैटेगरी क्या क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द पीरियड ऑफ अर्न्ड लीव that in number of month to the credit of the employee at the time of his retirement or leaving job multiplied by average monthly salary। okay, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके जो एम्प्लॉय के अकाउंट में जितना भी उसका बचा हुआ लीव क्रेडिट है, हाँ, जितना हुआ अर्न्ड लीव जो उसके अकाउंट में क्रेडिट है अभी तक, जिसे उसने यूज नहीं किया है, उस अर्न्ड लीव को, वो अर्न्ड लीव किसमें होनी चाहिए? इन नंबर ऑफ मंथ। उस हम अर्न्ड लीव को हम मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज मंथली सैलरी से, और उसके बाद जो हमारी अमाउंट आएगी वो होगी फर्स्ट कैटेगरी के अमाउंट। ओके, समझ में आ गया? सिंपल है कि आपका जॉब छोड़ते टाइम या रिटायरमेंट के टाइम जितना भी लीव आपके अर्न्ड लीव, आपके क्रेडिट में बचा हुआ जो लीव होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट? नंबर ऑफ मंथ में पहले उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर उस नंबर ऑफ मंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज मंथली सैलरी से, तो ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी का अमाउंट आ जाएगा। सेकेंड कैटेगरी क्या है? 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। जो भी हमारी एवरेज मंथली सैलरी होगी उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जो अमाउंट आएगा वो हमारा सेकेंड कैटेगरी का अमाउंट होगा। थर्ड क्या है? द अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जो भी अमाउंट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, अभी करेंटली कितना है वो? इट इज 3 लाख, मतलब 3 लाख से अगर ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे क्या है लिमिट? सीधे दी हुई है 3 लाख। थर्ड कैटेगरी का अमाउंट दिया हुआ है 3 लाख। फोर्थ पॉइंट है लीव इनकैशमेंट एक्चुअली रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। फोर्थ में कोई कैलकुलेशन नहीं है। फोर्थ में जो भी लीव इनकैशमेंट या लीव आपको रिटायरमेंट के समय एक्चुअल में रिसीव होगा, इट्स इंपॉर्टेंट, एक्चुअली रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो अमाउंट हमारा फोर्थ कैटेगरी में आएगा। अब इन चारों में से पहला क्या था? जितनी भी आपका अर्न्ड लीव आपके क्रेडिट में है उतना इंटू एवरेज मंथली सैलरी। सेकेंड कैटेगरी थी 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी। थर्ड थी जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई की है, दैट इज 3 लाख। फोर्थ जो एम्प्लॉय को एक्चुअल में रिसीव होगी। ओके, इन चारों में से जो भी लीस्ट होगा, जो भी कम होगा, दैट लीव सैलरी विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, ये चीज समझ में आ गया? एक बार फिर से आपको बता दे रही हूँ। लीव इनकैशमेंट में 2 टाइप के होंगे कि एक तो जो हम एम्प्लॉयमेंट के टाइम रिसीव करेंगे, दूसरा वो जब हम जॉब छोड़ रहे होंगे या रिटायरमेंट के टाइम रिसीव करेंगे। तो जब हम एम्प्लॉयमेंट के टाइम अगर रिसीव कर रहे हैं, इन कैश करा रहे हैं लीव, तो चाहे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों के केस में इट विल बी टैक्सेबल। लेकिन जब अगर रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने के टाइम में अगर लीव इन कैश हो रहा है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इट विल ऑलवेज बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। और ऊपर के टेबल में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसको कंसिडर किया जाएगा। ओके, और नॉन गवर्नमेंट के केस में क्या होता है? फुल्ली या पार्टली एग्जेम्प्ट होता है। फुल्ली और पार्टली एग्जेम्प्ट ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा ये नीचे के चार्ट से, जिसमें दिया गया है कि 4 कैटेगरीज के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा अमाउंट, और इन अमाउंट में से, इन चारों अमाउंट में से जो भी लीस्ट होगा, दैट लीस्ट अमाउंट विल बी द एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। ओके, समझ में आ गया? नाउ वी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट थिंग। अब उसके बाद आपको देखना है कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लिविंग द जॉब। मैंने बताया था ना कि इट विल बी कैलकुलेटेड इन द नंबर ऑफ मंथ। कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे ताकि हम निकाल सकें, हमारा एग्जेम्पशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकें।
तो उसके लिए फर्स्टली वी विल सी हियर आई हैव गिवन द स्टेप्स हाउ यू विल कैलकुलेट द leave standing to the credit of an employee at the time of retirement or leaving the job. Okay, first step है find out the duration of service in number of years. सबसे पहले आप देखेंगे कि उसने एम्प्लॉय का जो ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है वो कितना है इन नंबर ऑफ ईयर. इग्नोर फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स. अगर वो 2 साल 2 महीने के लिए काम किया है तो यू विल इग्नोर द फ्रैक्शन. You will take the whole duration of service and number of years, not like 2 years and 2 months. Okay, it will not like this. It will be only 2 years, only 3 years, only 5 years. Okay, after that find out the rate of earned leave entitlement from the service rules. Now you will have to find out कि earned leave जो उस एम्प्लॉय को entitled है सर्विस रूल, कंपनी के सर्विस रूल के हिसाब से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कितना अर्न लीव एंटाइटल है. ओके, और ये जो अर्न लीव है उसमें भी एक लिमिट है. इस अर्न लीव की एक लिमिट है. लिमिट क्या है कि इट इज लिमिटेड टू 30 days पर ईयर. 30 days पर ईयर. ओके, ये लिमिटेड है. यहाँ पे लिमिट एक रखी गई है कि जो आपकी जो अर्न लीव होगी जो आप कैलकुलेट करोगे इट वोंट एक्सीड फ्रॉम 30 days पर ईयर. मतलब साल में अगर जैसे अगर महीने में 1 दिन का मिल रहा है तो उसका हो गया साल भर में कितना हुआ 12 हो गया. और अगर वो महीने में 5 लीव मिल रही है तो साल भर में कितनी हो गई 60 लीव हो गई. 60 days पर ईयर. लेकिन यहाँ पे क्या है इट इज लिमिटेड टू 30 days पर ईयर. तो उस केस में हम क्या करेंगे वहां पे हम 60 days ना लेकर के 30 days लेके चलेंगे. ओके, तो आपने यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ सर्विस निकाल ली नंबर ऑफ ईयर में फ्रैक्शंस को इग्नोर करके, और फिर उसके बाद आपने ये निकाल लिया कि अर्न लीव इंटाइटलमेंट कितना है उसको. that will be limited to 30 days per year. Now come to the third step. Third step is find out the earned leave actually taken or encashed in number of days during the service time. Now you will calculate the earned leave actually taken कि जितना उसने एक्चुअल में लिया है और इनकैश कराया है इन नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द सर्विस टाइम. अपने सर्विस टाइम में उसने कितना लीव एक्चुअली में इनकैश कराया है यहाँ पे वो हम कैलकुलेट करेंगे इन नंबर ऑफ डेज. नाउ द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज स्टेप 1. दिस इट इज स्टेप 1, स्टेप 2, step 3 and this is step 4. Okay, तो फोर्थ स्टेप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है क्या step 1 into step 2 minus step 3 the whole will be divided by 30. It will be like this: step 1 into step 2 जो भी आएगा minus step 3 whole will be divided by 30. Okay, तो ड्यूरेशन ऑफ सर्विस जो नंबर ऑफ इयर्स में रहेगा उसको यहां लिखेंगे. फिर उसके बाद जो हमने अर्न लीव जो हमने एंटाइटलमेंट जो एज पर सर्विस रूल्स है उस एम्प्लॉय की उसको हम यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद में से ये हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा कि इतने साल की सर्विस में हमें इतना अर्नड लीव एंटाइटलमेंट था. ओके, मतलब हमारी ये क्या आ गई, हमारी जितने साल हमने काम किया है जितना ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है उस टोटल ड्यूरेशन ऑफ सर्विस में टोटल अर्न लीव कितनी एंटाइटल्ड थी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को एज पर सर्विस रूल्स. ओके, ये वो आ गया. उसके बाद क्या करना है, इसमें से हम माइनस कर देंगे उतनी लीव जो कि हम एनकैश करा चुके हैं, जो कि हम अवेल कर चुके हैं, तो वो हम माइनस कर देंगे. स्टेप 3 हो गया. फिर उसके बाद लास्ट क्या होगा, उसको माइनस करने के बाद हम 30 से डिवाइड कर देंगे एंड देन यू विल गेट द लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लिविंग द जॉब. ओके,
ये आपका कैलकुलेशन है, आपको ऐसे ही इस बेसिस पे ही आपको कैलकुलेट करना है। ओके, और कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। वो क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर वंस फॉर यू, और आप इसको एक बार पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। What are the points to be taken into consideration? The first point, average salary include basic plus DA. Basic plus DA. Yes, basic plus DA. DA मतलब dearness allowance. Okay, DA मतलब it will be dearness allowance. Average salary includes basic salary plus dearness allowance and if it is a part of salary for computing all retirement benefits. जनरली क्या होता है कि जहां पे इस तरह के कंडीशंस दिए जा रहे हैं ना कि इफ इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर कंप्यूटिंग ऑल रिटायरमेंट बेनिफिट, तो इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज लिखा होगा कि इट इज जैसे डीए लिख दिया और बगल में लिख दिया कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो आपको फिर बस ये माइंड में रखना है कि अच्छा पार्ट में नहीं है तो मतलब इसको हम कंसिडर करके नहीं चलेंगे। क्वेश्चन में जनरली ऐसा होता है कि दिया रहता है, तो आपको ज्यादा एज्यूम या वैसे करके नहीं सोचना होता कि नहीं होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे ये कंडीशन जो दे रही है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेंशन कर देता है कि वो पार्ट है कि नहीं है। अगर पार्ट है तो आप इंक्लूड करके चलोगे, अगर पार्ट नहीं है तो आप नहीं करोगे। ओके, तो एवरेज सैलरी इंक्लूड्स बेसिक प्लस डीए if it is a part of salary for computing all retirement benefit. It is to be calculated on the basis of average salary drawn during the period of 10 months immediately preceding the retirement. वो 10 महीने कब होने चाहिए? It will be immediately preceding the retirement. आपके रिटायरमेंट से ठीक 10 महीने पहले। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई। बेसिक और डी का क्या है, और जो 10 मंथ की जो सैलरी जो लेके चलनी है एवरेज सैलरी, वो कौन सा 10 मंथ होगा? इमीडिएटली बिफोर द रिटायरमेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट है, इफ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिसीव्स लीव एनकैशमेंट फ्रॉम मोर देन 2 एम्प्लॉयर्स मे बी इन सेम और डिफरेंट ईयर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन इज लिमिटेड टू ₹3 lakhs। ये चीज तो आप ऊपर भी पढ़े हैं कि जो गवर्नमेंट नोटिफाइड की गई कितना है 3 लाख। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो सकता है कि जैसे 1 साल में उसने अपनी जॉब स्विच ओवर की, जैसे उसने LNT छोड़ के उसने कॉग्निजेंट ज्वाइन कर लिया। कंपनीज के नाम बता रहे हैं कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी में पहले वर्क करता था, उसने सितंबर में वो कंपनी छोड़ करके अक्टूबर के फर्स्ट वीक से उसने कॉग्निजेंट लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 एम्प्लॉयर हो गए हैं, तो उन दोनों एम्प्लॉयर में से जो भी दोनों से जो लीव इनकैशमेंट होगा उनको हम टोटल करके देखेंगे कि उसकी जो मैक्सिमम अमाउंट टोटल कर लेंगे, और जैसे ऊपर कैलकुलेट करने को बताया गया वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। और ये ध्यान में रखेंगे कि जो मैक्सिमम अमाउंट होगा एग्जेम्पशन का, इट विल बी लिमिटेड टू 3 लाख। 3 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। वैसे भी ऊपर जो लिमिट दी हुई है उसमें तो इसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने जो 4 कैटेगरीज बनाई हुई है उसमें दिया हुआ था ना कि जो 2 में तो दिया है, फर्स्ट 2 में कि आपको कैलकुलेट करना होगा, तीसरे में दिया है कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है लिमिट, और वो लिमिट कितनी है 3 लाख। तो किसी भी केस में आपका 3 लाख से एक्सीड करेगा ही नहीं। जब आप वो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 3 लाख से एक्सीड करेगा नहीं। ओके, थर्ड पॉइंट है, इन केस ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस बाय वे ऑफ रेजिग्नेशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA विल बी एप्लीकेबल। जब आप वॉलेंट्री रिटायर कर रहे हो, रिजाइन दे रहे हो, तब भी क्या होगा, तब उस केस में सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA एप्लीकेबल होगा। क्या? वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला। मैं फिर से आपको दिखा दे रही हूँ, सॉरी ये ज्यादा ऊपर हो गया। ये है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और लिविंग जॉब वाला, ये जो था 10AA वाला, ये वाला ही रूल एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। ओके,
now move toward the next point. Fourth point, relied under section 89 would be relief. It will be relief. It will be relief. Relief under section 89 would be admissible in respect of encashment of leave salary by an employee when in service. ओके ये मैंने अभी बताया ही था, उस चार्ट में दिया हुआ था कि मतलब टैक्सेबल होगा, लेकिन हम ये सेक्शन 89 के अंडर में रिलीफ क्लेम कर सकते हैं. ओके. Fifth point is salary paid to the legal heirs of the deceased employee in respect of privileged leave standing to the credit of such employee at the time of his or her death is not taxable as salary. इसमें क्या कह रहा है कि सैलरी जो पे की गई है किसको, लीगल हायर्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय, जो भी डिसीज्ड एम्प्लॉय है उसके लीगल हायर्स को अगर सैलरी पे की जा रही है, किस टाइप की सैलरी, इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रिविलेज लीव स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ सच एम्प्लॉय. मतलब जो लीव एम्प्लॉय, जो लीव अर्नड लीव जो एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट है जिसे उसने यूज नहीं किया है, अगर उस बची हुई लीव का जो पेमेंट है अगर उस डिसीज्ड एम्प्लॉय के लीगल हायर्स को किया जा रहा है तो क्या करेंगे, कब किया जा रहा है, एट द टाइम ऑफ हिज और हर डेथ ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय. अगर उसके डेथ के टाइम पे किया जा रहा है तो इट वोंट बी टैक्सेबल एज सैलरी. क्या होगा, नॉट टैक्सेबल एज सैलरी. अगर कोई एम्प्लॉय जो मर गया है और एक्सपायर किया है तो उसकी डेथ, अगर उसके लीगल हायर्स को उसकी अर्नड लीव का अमाउंट पे किया जाता है, सैलरी पे की जा रही है, तो उस अमाउंट, वो अमाउंट क्या होगा, दैट अमाउंट विल नॉट बी टैक्सेबल एज सैलरी. ओके. 6 point, some equivalent of leave salary received by the family of a government employee who died in harness is not taxable in the hands of recipients. harness मतलब पता है, harness means काम करते वक्त, ऑन ड्यूटी अगर उसकी डेथ हो गई. ये टोटल इसका मतलब हुआ डेथ ऑन ड्यूटी वाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, मतलब अपना ड्यूटी करते वक्त अगर डेथ हो जाती है कि तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सम इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी रिसीव बाय द फैमिली ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु डाइड इन हार्नेस. अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर वो ऑन ड्यूटी काम करते हुए अगर उसकी डेथ हो जाती है, ऑन ड्यूटी अगर उसकी डेथ होती है, तो जो लीव सैलरी उसको पे की जाएगी उसकी फैमिली को, वो लीव सैलरी दैट सम इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट. वो कौन, जो उसकी फैमिली रिसीव करेगी उनके हैंड्स में वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा. ओके. नाउ ये चीज आपको क्लियर हो गई कि लीव इनकैशमेंट क्या होता है, लीव इनकैशमेंट की क्या कैटेगरीज होती हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, कैसे टैक्सेबल होता है, और कुछ छोटे छोटे मतलब लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो कि आपको कंसिडर करके चलना है. ओके. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, ग्रेच्युटी. ग्रेच्युटी क्या होती है, ग्रेच्युटी का सेक्शन है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 या 10-10 2020 मैच होता है, ये 10-10 ग्रेच्युटी है. ओके. ऐसे अभी आप याद कर सकते हो, 2020 मैच होता है, 10-10 ग्रेच्युटी है. तो ग्रेच्युटी क्या होता है, ग्रेच्युटी इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट. ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है विच इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सर्विस एट द टाइम ऑफ सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सेसेशन मतलब जब आपका एम्प्लॉयमेंट का पीरियड खत्म हुआ है, मतलब आप रिटायर कर रहे हो या जॉब छोड़ रहे हो, तो ये उस टाइम मिलती है. इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट विच इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सर्विस. ये एक रिटायरमेंट बेसिस है, रिटायरमेंट बेनिफिट है जो आपको कब मिलती है, किस बेसिस पे मिलती है, आपके जो सर्विस ड्यूरेशन है उस बेसिस पे मिलती है, लेकिन किस वक्त मिलती है, एट द टाइम ऑफ सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जब आप जॉब छोड़ रहे हो, रिटायर हो रहे हो, तब मिलती है. ओके. इसमें भी हम जैसे लीव इनकैशमेंट में बताया गया है वैसे ही इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है.
कि मतलब कैसे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कैसे ट्रीटमेंट होते हैं, वो सारी चीजें इसमें भी चार्ट के थ्रू मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। ग्रेजुटी क्या होती है मैंने बता ही दिया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ पे भी दो कैटेगरीज है, और ये कैटेगरीज आपको हमेशा मिलेंगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ग्रेजुटी हमेशा फुली एग्जेम्प्ट रहती है, लेकिन फुली एग्जेम्प्ट, लेकिन हमने अभी पढ़ाया भी था, एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय, जो ऊपर वाला टेबल था कि हम लोकल अथॉरिटीज को और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मानेंगे, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज और अदर्स को हम नॉन गवर्नमेंट मान के चलेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में फुली एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में भी ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वाले एम्प्लॉयज होंगे उनके लिए एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ओके, उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, नॉन गवर्नमेंट के एम्प्लॉय में भी दो कैटेगरी यहाँ की गई है कि उसमें भी अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि दे आर कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, इफ दे आर नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है कि अगर वो ग्रेजुटी एक्ट के अंदर कवर्ड है तब क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर वो ग्रेजुटी एक्ट के अंदर नहीं कवर है तब क्या ट्रीटमेंट होगा। ओके, तो फर्स्ट है कि इफ कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 section 10 subsection 10 clause 2, least of the three is exempt from tax। इन तीनों में से जो नीचे तीन पॉइंट्स दिए गए, इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगा वो अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो मैम वो अमाउंट कितना एग्जेम्प्ट होगा, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट इज 15 days सैलरी इनटू लेंथ ऑफ सर्विस। ओके, मतलब 15 days सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस, ये कैलकुलेट करने पे जो अमाउंट होगा वो हमारा फर्स्ट कैटेगरी का अमाउंट होगा, 15 दिन की सैलरी और जो आपकी सर्विस की लेंथ होगी। ओके, लेकिन इसमें भी स्टार बना हुआ है, मतलब इसमें भी कुछ पॉइंट है। क्या पॉइंट है, 7 days सैलरी इन केस ऑफ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। सीजनल एस्टेब्लिशमेंट होता है कि मतलब पर्टिकुलर टाइम में वर्क काम होता है, फिर ऑफ सीजन हो जाता है तो उस समय वर्क नहीं होता है। उस केस में हम क्या करेंगे कि वहां तो पूरे टाइम साल भर तो काम हो नहीं रहा है, सीजनल बेसिस पे काम हो रहा है। उसमें हम क्या करेंगे, ये जो 15 days का यहाँ कैटेगरी दिया है, इस 15 days को हम रिप्लेस कर देंगे 7 days से। ओके, तो वहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में 7 days सैलरी इंटू लेंथ ऑफ सर्विस। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, 10 लाख, मतलब 10 लाख रुपीज। थर्ड पॉइंट, ग्रेजुटी एक्चुअली रिसीव्ड, जो ग्रेजुटी आप एक्चुअल में रिसीव करोगे। तो अब ये तीनों जो अमाउंट है, इन तीनों अमाउंट में से जो भी लीस्ट होगा, जो भी हमारा सबसे कम होगा, दैट लीस्ट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 3। इसमें भी है कि लीस्ट ऑफ द थ्री इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, मतलब ये जो नीचे 3 पॉइंट दिए गए हैं, द लीस्ट ऑफ द थ्री विल बी एग्जेम्प्ट। व्हाट आर दोज पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट है हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब जो आपका जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब अगर आप जैसे 3 साल और 10 महीने किए गए हैं तो उसको हम कंसिडर क्या करेंगे, सिर्फ 3 साल कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्लीटेड मतलब 10 महीने हैं, 12 महीने नहीं हुए, तो दैट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या कैलकुलेट करेंगे हम, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सेकेंड पॉइंट, इट विल बी सेम ₹10 लाख। थर्ड पॉइंट इज ग्रेजुटी एक्चुअली रिसीव्ड। तो इन तीनों अमाउंट में से जो भी हमारा लीस्ट होगा दैट विल बी एग्जाम। यहाँ पे लगभग चीजें सेम है, वर्डिंग्स थोड़ी सी हेर फेर की गई। यहाँ पे भी वही, अगर जनरल ऐसे लेमैन पर्सन की तरह देखो तो ये भी तो आधे महीने की सैलरी है, ये भी आधे महीने की सैलरी है, तो दोनों चीजें तो सेम आ रही है, तो फिर ऐसे क्यों कहा है?
नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट में एक एक वर्ड का, एक एक चीज का बहुत डीप मीनिंग होता है, इसलिए आपको हर चीजों को बहुत ध्यान में रखना है। यहाँ पे हाफ मंथ एवरेज सैलरी बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 डेज बोल रहा है। ओके, तो ये हाफ मंथ अगर उसने अगर उनका वर्किंग डेज 26 डेज का वो है या 20 डेज का है, तो आप हाफ मंथ सैलरी कैसे निकालोगे? डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो वो तो 10 दिन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 15 डेज, तो यहाँ पे चाहे वो 20 दिन का हो, 25 दिन का हो, 30 दिन का हो, 31 दिन का हो, आपको 15 डेज की ही सैलरी यहाँ पे लेके चलनी है। ओके, ये चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा भी, क्योंकि सेकंड पॉइंट इन दोनों के भी सेम है, थर्ड पॉइंट भी दोनों के सेम है, फर्स्ट भी लगभग सिमिलर है, लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंस है इसमें। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दीज पॉइंट्स। ओके, इसमें भी आप कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, क्या पॉइंट्स हैं आइए पढ़ लेते हैं। इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, first point is gratuity in excess of the aforesaid limit is taxable in the hands of the SSC. However, SSC can claim relief under section 89. इस लिमिट जितना भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसके अलावा जितना भी एक्सेस होगा दैट विल बी टैक्सेबल, लेकिन उसके साथ साथ हमें सेक्शन 89 के अंदर रिलीफ भी अवेल क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इफ पीरियड ऑफ सर्विस इज 6 months और लेस देन इट शैल बी इग्नोर्ड। अगर जो पीरियड ऑफ सर्विस है अगर वो 6 मंथ से कम है तो हम उसको इग्नोर करके चलेंगे। जैसे 2 साल और 4 महीने हैं तो हम उसको 2 साल ही कंसिडर करके चलेंगे। ओके, लेकिन अगर 2 साल और 8 महीने हैं तो वी विल टेक इट एज 1 full year, वी विल टेक इट एज 3 years। ओके, समझ में आया? वेट अ मिनट। जैसे यहां पे कह रहा है कि अगर उसकी सर्विस 2 years और 3 months है तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम क्या लेके चलेंगे? यहाँ पे 2 years ही लेके चलेंगे। लेकिन अगर उसकी सर्विस का ड्यूरेशन है 2 years and 8 months, मतलब 6 महीने से ये ज्यादा है, ये 6 महीने से कम था, ये 6 महीने से ज्यादा है, तो क्या है इसको फुल ईयर लेके चलेंगे, मतलब 3 year लेके कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हो गया। Now next point, third, salary. What is the salary? Is equal to last drawn salary, जो भी रिटायरमेंट या लिविंग जॉब जो कंडीशन रहेगी, तो लास्ट जो आपने सैलरी ड्रॉ की है वो प्लस डियरनेस अलाउंस, ये दोनों इंक्लूड रहेगा सैलरी में। माइनस मतलब, बट इट एक्सक्लूड्स बोनस, एक्सक्लूड्स कमीशन, एक्सक्लूड्स HRA, हाउस रेंट अलाउंस, एक्सक्लूड्स ओवर टाइम वेजेस। ओवर टाइम, ये आपको ध्यान रखना है कि ओवर टाइम वेजेस जो हैं इनको भी हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। ओके, एंड एक्सक्लूड्स एनी अदर अलाउंस, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिर्फ लास्ट ऑन सैलरी और डीएनएस अलाउंस लेके चलेंगे, और ये बोनस, कमीशन, HRA, ओवर टाइम वेजेस और कोई भी दूसरे अलाउंस उसको हम एक्सक्लूड करके चलेंगे, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर में कैलकुलेशन के लिए। ओके, 4 पॉइंट है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे 15 दिन की सैलरी, जो हमने पढ़ी थी ना फर्स्ट कैटेगरी में 15 डेज इंटू एवरेज, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला ये है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो आखिरी सैलरी जो आपकी थी वो इंटू 15, मतलब 15 दिन का जो हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितना हो सकता है? यहाँ पे लिमिट दी हुई है 26। लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी जो भी होगी डिवाइडेड बाय 26 करोगे तो आपकी 1 दिन की सैलरी हो जाएगी। ओके, मतलब लास्ट पिछले आपने जब छोड़ा तो आपकी जितनी भी सैलरी थी उसको आप जब टोटल वर्किंग डेज से डिवाइड करोगे तो आपकी 1 दिन की सैलरी आ जाएगी। और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? 15 डेज की सैलरी, तो आप फिर उसके बाद सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दोगे 15 डेज से, तो आपकी आ जाएगी 15 डेज की सैलरी। ओके, For instance, if last on salary is rupees 5,000, then 15 days salary will be, it will be simple, 5,000 हमारी लास्ट वन सैलरी थी, और फिर हम निकालेंगे 1 दिन की सैलरी कितनी हुई डिवाइडेड बाय 26, और 15 दिन की सैलरी तो हमारी कितनी हुई इंटू 15, तो हमारा आंसर आ गया 2884.61। ओके,
फिफ्थ पॉइंट है, इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉई daily wages shall be computed on the average of the total wages excluding overtime. यहाँ पे बार बार ये लिख रहा है excluding overtime received by him or her for a period of 3 months immediately preceding the retirement. Okay? यहाँ पे भी पीस रेटेड एम्प्लॉयज के केस में क्या होगा, डेली वेजेस जो हम कंप्यूट करेंगे इट विल बी कंप्यूटेड ऑन द एवरेज ऑफ टोटल वेजेस रिसीव बाय हिम, जो भी 3 महीने में जो टोटल वेजेस रिसीव करेंगे उसके बेसिस पे, जो रिटायरमेंट के ठीक पहले जो मिला है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम ओवर टाइम को हम इग्नोर करके चलेंगे. ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, उस एग्जाम्पल को आप से आप चीजें समझ सकते हो. और कि फॉर इंस्टेंस रवि इज अ पीस रेटेड एम्प्लॉय हु रिटायर्स ऑन 28 of August 2016. He has been paid rupees 35,200 as total wages. It includes overtime of rupees 10,000. मतलब ये रवि है, पीस रेटेड एम्प्लॉय है, जो कि 28 अगस्त 2016 को रिटायर हो रहा है. उसको इतना अमाउंट मिला है वेजेस के तौर पे, और उस वेजेस में हमारा ओवर टाइम 10,000 रुपीज का इंक्लूड है. ओके, फॉर द पीरियड जून 28, 2016 टू 28 अगस्त 2016. ये क्या बता रहा है, रिटायरमेंट उसकी कब हो रही है, 28 अगस्त. उसके ठीक 3 महीने पहले का हमें लेके चलना है, और ये कब का पे किया गया है, ठीक 3 महीने पहले का पे किया गया है. ओके, तो अब 15 डेज सैलरी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी इसमें सिंपल लिखा था कि हम ओवर टाइम को एक्सक्लूड करके चलेंगे. तो सबसे पहले हम ओवर टाइम एक्सक्लूड करते हैं. हमारी ये टोटल वेजेस 3 मंथ्स की आ गई 35,200, उसमें से हम ओवर टाइम 10,000 निकाल देंगे, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 25,200. ओके, उसके बाद फिर हम 1 मंथ की सैलरी निकालेंगे. कैसे 1 मंथ सैलरी निकलेगी, 1/3 ऑफ 25,200 जो हमारा अमाउंट यहाँ आया है, उसका 1/3 कितना हुआ, 8,400. और फिर ये 1/3 पे फिर हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे, 15 डेज के हिसाब से निकाल देंगे. ऐसे जो हमारा अमाउंट आया है डिवाइडेड बाय 26, एक दिन का निकल गया, इंटू 15, तो इट विल बी 4,846. ओके, ये चीजें आपको समझ में आ गई. मतलब ओवर टाइम आपको इंक्लूड नहीं करना है, और जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो फॉर्मूला को अप्लाई करना है. बस कुछ चीजों में यहाँ पे है कि 1 मंथ सैलरी आप कैसे निकालोगे, 1/3 आप लेकर के चलोगे, कंसिडर करोगे पीस रेटेड एम्प्लॉय के केस में. जो पॉइंट हमने पॉइंट टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन के अंडर में लिखी भी हुई है. ओके, नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. तो इनके केस में व्हाट आर द पॉइंट्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन. ओके, फर्स्ट पॉइंट है ग्रेच्युटी इन एक्सेस ऑफ द अफोर्सेड लिमिट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एसएससी. हाउएवर द एसएससी कैन क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89. मतलब जितनी लिमिट के से जितनी भी एक्सेस होगी हमारी ग्रेच्युटी वो टैक्सेबल होगी, लेकिन सेक्शन 89 के अंदर में रिलीफ क्लेम कर सकते हैं. और सेकेंड पॉइंट है फ्रैक्शन ऑफ ईयर शैल बी इग्नोर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस. फ्रैक्शन को हम इग्नोर करके चलेंगे. फॉर इंस्टेंस 25 ईयर 10 मंथ्स एंड 28 डेज शैल बी टेकन एज 25 ईयर्स, क्योंकि 10 मंथ्स है, 12 मंथ्स नहीं है, तो हम इसको टोटली इग्नोर करके चलेंगे. सिर्फ ये 25 ईयर्स को ही हम कंसिडर करेंगे. ओके, थर्ड पॉइंट है सैलरी में क्या क्या चीज इंक्लूड करके चलेंगे. बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस. डियरनेस अलाउंस में भी फिर कंडीशन दी है जो कि जनरली आपके क्वेश्चन में भी दी रहेगी, जिससे आपको कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा कि इफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड और इट इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटिंग रिटायरमेंट बेनिफिट. प्लस यहाँ एक और नई चीज जुड़ी है, प्लस कमीशन. लेकिन कमीशन के साथ कंडीशन है, इफ पेबल एट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव बाय एन एम्प्लॉय. अगर वो फिक्स परसेंटेज के तौर पे नहीं दी जा रही है बल्कि किसी और बेसिस पे दी जा रही है, तो दैट कमीशन विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. ये आपको याद रखनी है. ओके, फोर्थ पॉइंट है एवरेज मंथली सैलरी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच द एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड. जो हमें एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है 10 महीने की, वो कौन सा 10 महीना होगा, जो रिटायरमेंट के ठीक पहले के जो 10 मंथ्स की सैलरी होगी उसके बेसिस पे हम एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके चलेंगे. ओके, फिफ्थ पॉइंट है व्हेन ग्रेच्युटी इज रिसीव फ्रॉम मोर देन
2 or more employees, whether in the same or different years, the maximum amount of exemption is limited to the notified amount, that is ₹10 lakh. अगर मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिया था, लार्सन एंड टोब्रो से कॉग्निजेंट में आ गया और फिर उसके बाद फिर उसे वो नहीं समझ में आ गया, उसने फिर कोई तीसरी कंपनी ज्वाइन कर ली. तीसरी कंपनी कौन सी ज्वाइन कर ली? उसने एसेंशियल ज्वाइन कर ली. तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि मतलब उस सबसे उसे जो ग्रेचुइटी मिलेगा, या फिर दो या जो ज्यादा कंपनी से अगर उसे एम्प्लॉयर से दो या दो से ज्यादा एम्प्लॉयर से अगर उसे ग्रेचुइटी मिल रही है, तो वो जो एग्जेम्पशन जो है, एग्जेम्पशन इट विल बी ऑलवेज लिमिटेड टू ₹10 lakh. ओके. 6 point है, gratuity paid while in service is not exempt from tax. However, the SSC can claim relief under section 89. ये मैंने ऊपर भी बताया था. ओके. उसके बाद एक और केस है कि अगर कि ग्रेचुइटी जो है, ग्रेचुइटी रिसीव बाय फैमिली मेंबर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय. मतलब अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उस समय अगर ग्रेचुइटी रिसीव करते हैं, फैमिली मेंबर्स रिसीव करते हैं, उस केस में क्या होगा? तो वो सिचुएशन एक बार देख लेते हैं कि ये डिपेंड करेगा कि ग्रेचुइटी कब ड्यू हो रही है या कब पे की जा रही है. ओके. तो उस बेसिस पे हम कंसिडर करके चलेंगे कि वो टैक्सेबल होगा या टैक्सेबल नहीं होगा. ओके. तो पहली सिचुएशन ये है कि अगर ग्रेचुइटी बिकम्स ड्यू ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एम्प्लॉय, मतलब जब तक एम्प्लॉय जिंदा था उसी ड्यूरेशन में ही ग्रेचुइटी ड्यू हो गई, उस केस में क्या होगा? इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय. एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 कैन बी अवेल्ड. एग्जेम्पशन जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं ये उसी की बात करा. मैंने बताया था ना, क्रिकेट 2020, ग्रेचुइटी 10-10. ये 10-10 जो अभी मैंने बताया है उसके बेसिस पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बट इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. सेकेंड सिचुएशन है कि ग्रेचुइटी बिकम्स ड्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय. अगर एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के टाइम अगर ग्रेचुइटी ड्यू हो रही है तो क्या होगा? देन ऑल्सो इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इवन इफ रिसीव बाय द लीगल हेयर्स. अगर उसके लीगल हेयर्स भी रिसीव कर रहे हैं तो भी इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि वो जब तक, यहाँ पे एक क्रक्स क्या है, छोटी सी पॉइंट्स है. अगर वो जिंदा है, उसके जिंदा रहते अगर ग्रेचुइटी ड्यू हो गई है तो इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. सिंपल सा है. ओके. वो जिंदा है, उसके रहते हुए ग्रेचुइटी ड्यू हो गई है तो इट विल बी टैक्सेबल. चाहे वो लीगल हायर्स को मिले चाहे उसके हाथ में आए, इट विल बी टैक्सेबल. थर्ड सिचुएशन, ग्रेचुइटी बिकम्स ड्यू एंड पेड आफ्टर डेथ ऑफ द एम्प्लॉय. ड्यू हुआ और पे हुआ, लेकिन कब? आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय. उस केस में क्या होगा? इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉय एंड लीगल हायर्स. यहाँ का इसका सबसे छोटा आप इसका क्रक्स क्या निकालोगे? इसका क्रक्स यही निकला कि अगर एम्प्लॉय के रहते हुए, इफ एम्प्लॉय के रहते हुए अगर ग्रेचुइटी ड्यू हो रही है या पे की जा रही है तो इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय. या फिर ड्यू होने के बाद एम्प्लॉय की फिर डेथ हो जाती है तो भले उसके लीगल हेयर्स को भी दी जाती है, लेकिन इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय. लेकिन अगर एम्प्लॉय की डेथ के बाद ग्रेचुइटी ड्यू हो रही है और पे हो रही है तो इस केस में क्या होगा? इट विल बी नॉट टैक्सेबल. ओके. आई होप कि आज के जो सारे टॉपिक्स थे आपको समझ में आ गए हैं एंड आप एक दो बार इसको रिवाइज करोगे और इन सब ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट, ये सब चीजों से रिलेटेड आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी. ओके. सो यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस from study material, from practice manual, from mock test paper. You can refer to other books also. Okay. तो आप इसको प्रैक्टिस अच्छे से करिए और आज के लिए फिलहाल इतना ही. और कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग दिस. ओके.
And you can like our page eSmart Learning on Facebook, and you can subscribe our YouTube channel eSmart Learning for more videos and update. Till then, have a nice day. Take care. Bye.